पार्टी के बहुत ही संघर्षशील, ऊर्जावान, नौजवान युवा नेता देवेंद्र कादियान जी, रामनिवास पटवारी जी और पार्टी के सभी सहयोगी, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के मेरे परिवारजन, मैं तहे दिल से पहले तो आपका सबका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और समय समय पर मुझे, अगर मैं इतिहास में याद करूं, जब मैं इंसो का प्रधान था तब भी, जब मुझे अन्य जिम्मेवारी मिली तब भी पानीपत की मीडिया के मेरे परिवार का बड़ा सहयोग मिलता रहा। और आज जब मैं युवा का अध्यक्ष बन के पहली बार आया हूं, तब भी आप सब लोग पधारे हैं और आज आपसे रूबरू होने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज मुख्य विषय तो अनेक हैं। जो प्रदेश का आज बेरोजगारी का हाल है, आज प्रदेश के अंदर बढ़ती क्राइम व्यवस्था का हाल है, आज प्रदेश के अंदर किसानों का विषय है, मगर सबसे ज़्यादा जो चिंताजनक और जिस पे आज मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूं कि जो क्राइम इंडेक्स है हमारा, उसने सारी सीमाएं लांघ दी है। अगर पिछले एक महीने की एवरेज में निकालूं तो लगभग हर रोज 3 मर्डर हरियाणा प्रदेश के किसी न किसी कोने में हो रहे हैं। कल रात की भी एक घटना है कि एक नौजवान की हत्या पंचकुला के अंदर एक मॉल में बदमाशों ने जाकर के। 4 बलात्कार हर रोज हो रहे हैं और 100 से ज़्यादा चोरी और लूटपाट की घटनाएं हर रोज रजिस्टर हो रही हैं। सिर्फ एक महीने का इंडेक्स में आपको दे रहा हूं। सरकार जब प्रजातांत्रिक प्रणाली से चुनी जाए और उस पर ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाए, यानी अफसरशाही हावी हो जाए, चुने हुए नुमाइंदों की पूछ ना रहे, तब हश्र ऐसा ही होता है। मुख्यमंत्री जी के गृह जिले के अंदर आप सब पत्रकार जानते हैं कि ये घटना घटी जिसके अंदर एक्साइज डिपार्टमेंट के लोगों ने शराब का ठेका छुड़वाने से मना कर दिया और ये कह दिया कि जी बदमाशी और गुंडाई इतनी ज्यादा है कि हम सड़कों पर निकल करके ठेके नहीं छुड़वा सकते, बल्कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिली है। मुख्यमंत्री जी के जब गृह जिले का ये हाल है और शराब के ठेकेदार दहशत के अंदर जी रहे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश की स्थिति क्या होगी। यहां पर भी पानीपत के अंदर निजामपुर गांव है, उसके अंदर बाउंसरों ने एक किसान को जिंदा जला दिया। ये कोई प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा है और पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज करने से भी बहुत डिले किया, विलंब किया। आप सब लोगों ने जब इसके बारे में मुद्दा उठाया तो ये मुद्दा बाद में उठ करके आया। मैंने जैसा जिक्र किया कल पंचकुला की घटना के बारे में, हिसार के अंदर नाबालिग के साथ दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न के मामले जो ऑफ लेटली सामने आए हैं और इनकी वीडियोस को धड़ल्ले से अपलोड किया जा रहा है, उस पर पुलिस अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पाई है। पिछले सप्ताह उचाना के अंदर 1.5 घंटे तक 3 जगह फायरिंग, 1.5 घंटे तक फायरिंग चलना, ये कोई कल्पना कर सकता है? 50 लाख से ज्यादा रंगदारी बदमाशों ने मांगी और पुलिस ने अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं किया। रोहतक के अंदर एक गैंगस्टर के चाचा की 8 उंगलियां काटकर उसको मारकर उसकी हत्या कर दी। बहादुरगढ़ के अंदर दूध लेने गए एक युवक को गला रेत कर हत्या कर दी। कल परसों की यह घटना है जिसमें स्कूल के बच्चे की स्कूल के अंदर जाकर के हत्या कर दी, चाकुओं से दूध करके। मैं ये मानता हूं कि अगर मैं हर विषय पर जाऊंगा तो आज ये सारी न्यूज कटिंग्स, मतलब नित नए सवेरे अगर कोई भी पन्ना खोलें तो आपके छापे हुए अखबार, आपकी कलम से लिखी हुई ये तमाम बातें जो हैं, कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा। और मुख्यमंत्री जी जो हैं हरियाणा प्रदेश के, मैं मानता हूं कि अगर वो इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं एक कमजोरी साबित होगी। ये लगता है कि हरियाणा की सरकार मुख्यमंत्री जी नहीं चला रहे, बल्कि कुछ अफसर चंडीगढ़ और दिल्ली में बैठ करके इस सरकार को चला रहे हैं। तो एक युवा होने के नाते और प्रदेश का एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते, एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते, आज मेरा और मेरी पार्टी का ये कर्तव्य है कि सरकार को चेताया जाए, सरकार को आगाह किया जाए। और मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि अब आपका हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है। शुरू में जब कोई नया काम जुड़ता है तो हम कुछ समय उसको, उसके एक्सपीरियंस को
और उसको इसलिए देते हैं कि वो अपने आप को प्रूव कर पाए। मगर हमारा स्टेट कानून व्यवस्था की स्थिति में आज टोटल कोलैप्स की ओर आगे बढ़ रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। दूसरी ओर, ये तो मैंने क्राइम की बात की। जो मामला अभी हाई कोर्ट के अंदर आपने ऑफ लेटली देखा होगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को लेकर 5 नंबर का जो मैटर सरकार ने कुछ लोगों को सूची से हटा दिया, उस विषय के अंदर अगर मैं आंकड़ा जोड़ूं तो लगभग 18 से 25 हजार लोगों की भविष्य, उनके रोजगार पर आज तलवार लटक रही है। सरकार अपना पक्ष नहीं रख पाई, सरकार उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, तो नौकरी देना तो दूर की बात, इतने लोगों की नौकरी जाने का खतरा आज मंडरा रहा है। कौशल रोजगार निगम, सरकार जिसकी बड़ी वाहवाही लूटती है कि हम कौशल रोजगार निगम के तहत लोगों को रोजगार देंगे। आपको याद होगा कि चुनाव से पहले यह वादा था बीजेपी का कि हम कौशल रोजगार के अधीन जो लोग हैं उनकी नौकरी पक्की करेंगे, उनको पक्का लगाने का काम करेंगे। आपको अचंभा होगा कि हजारों लोगों को नित नए सवेरे नोटिस देकर के हटाने का काम हुआ है। एक यूनिक मामला सिरसा का, जिसकी वकालत मैंने खुद करी, जिसकी लड़ाई मैंने खुद लड़ी। 2 बहनों को यूनिवर्सिटी से हटा दिया गया बिना पूछे बिना बताए, जबकि कानून ये कहता है कि जब तक उनकी जगह कोई पक्का एम्प्लॉय नहीं आ जाता तो कौशल रोजगार वाले को नहीं हटाया जा सकता। उनको आधी रात को हटा दिया गया। हाई कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट से स्टे होकर के वो रीइंस्टेट हुए। यानी सरकार की एक नियत है कि किसी ना किसी तरह ये जो कच्चे लोग लगे हुए हैं इनको भी हटाया जाए। आज प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की प्रणाली, आप कॉलेजेस का हाल देख लीजिए। मैं तो खुद छात्र राजनीति से बड़ा लंबे अरसे तक जुड़ा रहा, मगर इतनी बदव्यवस्था मैंने किसी भी राज्य में नहीं देखी। पीछे कांग्रेस का भी रहा, हमारा भी रहा, पीछे बीजेपी की सरकारें देखी, मगर इस साल, और अभी दाखिलों का समय शुरू हो जाएगा, मैं कोई ज्योतिष पंडित तो नहीं हूं, मगर हरियाणा के कॉलेजों में आधे से ज्यादा सीटें खाली हैं और इससे भी आंकड़ा बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। आपको अचंभा होगा कि सरकार कह रही है हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हर जिले के अंदर कॉलेजेस की व्यवस्था करेंगे, हर उस पर ब्लॉक लेवल पे करेंगे। आपको ये भी अचंभा होगा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पढ़ाने को टीचर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, बहुत बदहाली है आज के दिन। इसके साथ साथ ITIs जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्किल डेवलपमेंट अगर मिल सकती है तो ITIs के माध्यम से मिल सकती है। ITIs आधे से ज्यादा आज बंद होने की कगार पर खड़ी है। अगर मैं डाटा शेयर करूं तो आपको भी अचंभा हो जाएगा। इक्विपमेंट्स हमारे पुराने हो चुके हैं, सरकार उसको लेकर के भी कोई चिंतित नहीं है। और ऊपर से बेरोजगारी और इन तमाम चीजों के साथ साथ अगर क्राइम प्रदेश में इस हद तक बढ़ जाए, मुझे लगता है अब जो घटनाएं घट रही हैं, अभी पीछे एक पत्रकार को भी दिन दहाड़े झज्जर के अंदर मार दिया गया और आपने देखा कि कैसे उस पर विलंब हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सम्मानित पत्रकार साथियों, आने वाले समय में सिर्फ पत्रकारों को नहीं, मुझे लगता है राजनीतिक लोगों पर भी कल को ये आंच आ जाएगी। यानी कोई भी सुरक्षित नहीं होगा इस प्रदेश के अंदर, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं बचेगा इन गुंडई और इस बदमाशी से। और सरकार के मुखिया मुस्कुराते तो मीठा मीठा हैं, मगर मुस्कुराहट से सरकार नहीं चलती। सरकार जज्बे से, सरकार कार्रवाई से, सरकार नियत और नीति से, सरकार अफसरशाही पर कंट्रोल से चलती है, जिसमें आज की सरकार पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी है। अगर क्राइम के हालात नहीं सुधरे तो भविष्य में हमारी युवा इकाई जो है इसके खिलाफ पूरे प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन छेड़ेगी, लड़ाई लड़ेंगे, सरकार को उसकी असलियत दिखाने का काम करेंगे और सरकार को मजबूत करेंगे। एक आपके नगर निगम का भी बड़ा सफाई घोटाले का मामला, शायद किसी से छुपा नहीं। ये आपके यहाँ पे एक प्रसिद्ध अखबार की जो लेख है उसमें लिखा हुआ है कि किस प्रकार जो पहले का रेट था 84 से बढ़ाकर 154 कर दिया गया। इस पर RTI हुई और तमाम चीजें आई, मगर सरकार आंखें मूंद करके सो रही है, कुंभकर्ण की नींद सो रही है। इतनी बड़ी लूट इस जगह पर मच जाती है। जो RTI एक्टिविस्ट हैं वो CBI से इसकी जांच की मांग करते हैं, मगर सरकार सोई रहती है। तो बहुत चिंता का विषय है। जरूर सरकार के अभी भी 4.5-4.25 साल बाकी हैं, मगर इसका कतई ये मतलब नहीं कि विपक्ष अपनी भूमिका को भूल जाए। हम सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे, सरकार को एहसास कराएंगे और हरियाणा प्रदेश की जनता को इन तमाम मुद्दों से रियायत मिले, इस परेशानी के सबब से उनका निपटारा हो, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो यही आज विषय थे, आपसे मिलना हुआ। सैनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं कि मनोहर सरकार में भी ऐसा होता है। मनोहर सरकार के अंदर जो होता था वो पास्ट है, इतिहास है।
और वो किसी से छुपा नहीं है। मगर आज के दिन एक नया मुख्यमंत्री, एक नई सरकार, नए नुमाइंदे जिनको चुन करके प्रदेश की जनता ने भेजा, मैं उनका हाल आपसे साझा कर रहा हूँ। 9 महीनों के अंदर क्या हुआ, मैं उसका हाल और उस पर आपसे बातचीत कर रहा हूँ। क्योंकि नई सरकार, प्रदेश की पुरानी सरकार के अंदर जो लोग बैठे थे आज वो इस सरकार में नहीं, आज नए लोग बैठे हैं, उन पर जिम्मेवारी है, वो इस पर क्या एक्ट कर रहे हैं, ये आज उसका एक कच्चा चिट्ठा है जो प्रदेश का एक जो है ना भयभीत करने वाला चेहरा। इतने बुरे हालात होने के बाद भी अभी विधानसभा के बाद लोग ये निगम के इलेक्शन हुए, नगर पालिका के, तो उसमें भी बड़े मैंडेट से जो है जीते हैं ये लोग, तो पब्लिक को ये बातें समझ नहीं आ रही जो आप लोग समझाना चाहते हैं। मैंने जैसा कहा, पीछे आपने भी देखा कि जाति पाति धर्म मजहब के नाम पर हमें बंटवारा कर करके, हमारे बीच में उस कदर जहर घोल करके बीजेपी ने चुनावी राजनीति को जीतने का तो एक फॉर्मूला कुछ समय के लिए शायद हासिल कर रखा है। क्या ये देश के लिए अच्छा है? क्या ये प्रदेश के लिए अच्छा है? क्या ये हमारे नौजवानों के भविष्य को सुनहरा बनाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए हमारी लड़ाई सिर्फ चुनावी राजनीतिक तक नहीं है। हो सकता है कि कोई जीत जाए, कोई हार जाए, कोई रह जाए, कोई बढ़ जाए, वो एक अलग विषय है। हो सकता है कि 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा निकल जाए, तो ये संभव है। मगर बीजेपी की आज की जो सरकार की स्थिति है, मैं उसमें एक ही वर्ड में इसको कंपाइल करूंगा कि ये अफसरशाही की सरकार है। मुख्यमंत्री इस सरकार के मालिक हैं ही नहीं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के अलहदा कुछ ऐसे लोग हैं, शायद आप भी उन्हें जानते हो, मैं भी जानता हूं, नाम लेना ठीक नहीं, मगर सरकार को चलाने वाले लोग पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, चुने हुए नुमाइंदे नहीं हैं जिनको 4 साल के बाद, 5 साल के बाद लोगों में जवाबदेही करनी है। वो लोग अफसर हैं जिनको प्रदेश की जनता से जिनका कोई वो नहीं है। ये आपकी छात्र इकाई ये चीजें जो है लोगों के बीच में लेके जाएगी। छात्र इकाई नहीं, अब छात्र इकाई अपना काम करेगी, वो स्टूडेंट्स की बात करेगी। अब हम जो युवा हैं प्रदेश के, उनका भविष्य सुनहरा बने, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे और जो सरकार की नाकामियां हैं उसको जाने पड़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहेंगे सर? लोग कह रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी उसको भी राजनीतिक फायदे में बनाने की कोशिश कर रही है। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर, पहले तो आपको 2 चीजें समझनी होगी। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इस देश की एक जिम्मेवार सरकार का एक एक्शन था हमारे दुश्मनों के खिलाफ। उसमें हमारी सेना ने एक्ट किया और सेना ने जो बहादुरी दिखाई, उसका जो जज्बा था, मैं मानता हूं कि हो सकता है हमारे से भी इक्विप्ड सेनाएं हों, अमेरिका की हो, चाइना की हो और देशों की हो, मगर जो बहादुरी हमारी सेना की थी उसका कोई दूर दूर तक मुकाबला नहीं। पाकिस्तान को हमने नाको चने चबवाए, उसको उसका एहसास कराया, उसको उसकी हैसियत और उसका इल्म उसको हो गया। बहरहाल आप दूसरा सवाल उठा रहे हैं जो बीजेपी सिंदूर बांट रही है या बांटने की प्लानिंग कर रही है, वो एक राजनीतिक विषय है। और जनता, अब हम सोशल मीडिया का ज़माना है, सब बहुत जागरूक लोग हैं, देख रहे हैं किस प्रकार बीजेपी के लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं। अगर आप, मोदी जी आज उस पोस्ट पर हैं प्रधानमंत्री की पर, उनकी जगह मनमोहन सिंह भी रहे, किसी ज़माने में इंदिरा गांधी भी रही होंगी, कोई चरण सिंह भी रहे होंगे, कोई और भी रहे होंगे, जो मोदी ने किया, अगर इसकी मोदी जी के अलावा भी कोई देश का प्रधानमंत्री होता तो वो शायद देश की सुरक्षा, देश की अखंडता के लिए इसी जज्बे से लड़ाई लड़ता। उसके अंदर आप उसको बांटे उसे नहीं देख सकते। तो मेरा कहने का मतलब है ये 2 अलग विषय हैं। एक विषय जो सरकार के मुखिया को जिम्मेवारी निभानी चाहिए थी, हमारी देश की सेना को निभानी चाहिए थी, उनने भरपूर निभाई। क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए? ये शर्मसार करने वाली बात है। सर, आने वाले समय में जेजेपी की मजबूती के लिए आप क्या करने वाले हैं? हमारा लक्ष्य 15 जून से पूरे प्रदेश भर का जो है ना, हमने मेंबरशिप ड्राइव अभियान चला दिया है। 90 के 90 हलकों में इस ड्राइव को चलाएंगे। 5 लाख नए सदस्य जेजेपी के अंदर हमने जोड़ने हैं और उस टारगेट के लिए अब हम काम करेंगे। राहुल गांधी भी आए हैं सर हरियाणा में। हम ये भी अभी मेरे से पहले सवाल पूछ रहे थे कि राहुल गांधी का, आप ये देखिए कि हरियाणा में 2.5-3 करोड़ लोगों की आबादी है। हरियाणा वो प्रदेश जो दिल्ली को 3 तरफ से घेरता है, उसका मैंडेट आए हुए 9 महीने हो गए और कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका प्रदेश की जनता ने सुपुर्द कर दी। कांग्रेस का राहुल गांधी, जो कांग्रेस का नेता, चंडीगढ़ के अंदर आकर के संगठन की बात तो कर सकता है, मगर प्रदेश की जनता का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद है मुख्यमंत्री के बाद, वो विपक्ष के नेता का है, उसका चयन नहीं कर पाए। तो इससे शर्मसार करने वाली बात क्या होगी? यानी उनको हरियाणा की कोई चिंता नहीं, उनको सिर्फ कांग्रेस की चिंता है। हरियाणा की चिंता होती तो सबसे पहले वो नियुक्ति विपक्ष के पद की करते।
दिग्विजय जी, जैसे 5 साल पहले, अभी 4 साल पड़े हैं इलेक्शन में जी पहले वाले हालात फिर बन जाते हैं हम लोगों के साथ, 10 एमएलए 15 एमएलए आ जाते हैं जी। फिर बीजेपी के साथ रहेंगे। आप तो हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहे नहीं, हो। क्योंकि- पॉलिटिक्स में हाइपोथेटिकल सवाल हाइपोथेटिकल इसलिए है क्योंकि पहले ऐसा हुआ, लोगों ने, आपने जमुना पार की बात करी, लोगों को ये नहीं पता था कि जिसके खिलाफ आप लोगों को दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, आप लोग उनके साथ जाएं, क्योंकि जनता भी आपसे सवाल पूछेगी। जनता हमारे से सवाल पूछ रही है, बार बार पूछती है। आपका सवाल भी बहुत वाजिब है और मैंने इस सवाल का अनेकों बार, अनेकों प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में जवाब दिया, आज फिर दे देता हूं। हमने, जब हमारा मैंडेट 10 सीटों का था, तो हमने पहला अगर किसी को अप्रोच किया था तो वो कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र हुड्डा को किया था। उसमें मैं खुद शामिल था। मैंने खुद हुड्डा जी से 3 दफे बातचीत की और इस पर खूब लंबी विस्तार से बातचीत हुई। हुड्डा जी ने हामी भरी, मगर लास्ट फोन कॉल पर हुड्डा जी मना कर दिए। जब हुड्डा जी ने सरकार बनाने से हमारे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, तो हम इस हालात में प्रदेश को स्थायी सरकार देने के भी जिम्मेवार हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं है, हम भी हैं। ऐसे हालात में तीसरा कोई राजनीतिक दल है नहीं इसके सिवाय। तो स्थायी सरकार कैसे दी जा सकती है प्रदेश को? क्या प्रदेश की जनता को, प्रदेश के टैक्स पेयर को दोबारा चुनाव में धकेला जा सकता है? मगर इस बात का जवाब मेरे से ज्यादा आप हुड्डा जी से क्यों नहीं मांगते? और जब मांगोगे तो मैं आपको इस बात के लिए विश्वास दिला सकता हूं कि किसी दिन पानीपत में हो तो दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा जी से ये बात पूछ लेना, वो इस बात का जवाब नहीं देंगे। और अगर वो जवाब देंगे तो मेरे पास कॉल लॉग्स तक भी मैंने उनके एक्सपोज किए थे कि हुड्डा जी, मेरी आपसे बातचीत हुई, मैंने आपसे इस समय पर बातचीत की, आपको ऑफर दिया, आपसे यहां तक भी बातचीत हुई कि आप अपने केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करें। हम सरकार में बाहर से भी आपको समर्थन देने को तैयार हैं, हम सरकार में शामिल भी नहीं होना चाहते, प्रदेश को सिर्फ स्थायी सरकार मिले। मगर वही कांग्रेस के लोग जो है अनाप शनाप बातें कर करके हमें जो है ना, प्रदेश के, हमें तो क्या, प्रदेश की जनता को भ्रमित करते आए, जिसका खामियाजा हो सकता है हमें भुगतना पड़े, मगर लॉन्ग टर्म में कांग्रेस को भुगतना पड़े। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। हम प्रदेश को स्थायी सरकार देना चाहते हैं, उसके लिए कमिटेड हैं। मगर जैसा आप हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहे हैं कि 10 सीटें आई, 15 आए, मैं कहता हूं कि हमारी 50 सीट आएंगी, हम पे मेजोरिटी आएगी, मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे और उसके लिए दिन रात मेहनत। अभी जी भी ऐसा कह रहे हैं कि इस बार सरकार हम बनाएंगे। कहने का हक उनको भी है, सबको है, और वो भी ऐसा कह सकते हैं, हमें उससे कोई ठीक है, थैंक यू। नहीं।